आज क्या गुफ्तगू हुई? वो असल में कदीर साहब ने जज साहब से कहा कि जी इनको बार बार आने की ज़रूरत तो नहीं है इस केस में। तो जज साहब ने कहा जी इनको आज भी आने की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर मैंने उनसे दरख्वास्त की, मैंने कहा जी मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 8 तारीख को आऊँगा। मैं अगर हज पे चला जाता मैंने तब भी आ जाना था, और मैं आज भी क्योंकि प्रॉमिस था मेरा तो मैं पहुँचा हूँ। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी ये मेरे लिए ट्रैवल इतना आसान नहीं है, चीज़ें उतनी आसान नहीं है, थोड़ी कम्प्लेक्स हैं। और मैं आई एम जर्नलिस्ट, मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जैसे मुझे रियासती इदारों ने पहले उठा के अगवा करके 142 दिन गायब रखा था, दोबारा उसी तरह की मनसूबाबंदी की जा रही है और कंटिन्यूसली मुझे ट्रैक एंड ट्रेस कर रहे हैं कुछ लोग। वो मुझे उसकी परवाह कोई नहीं है, जब तक मैं बाहर हूँ तब तक मैं बोलता रहूँगा। लेकिन मैं जज साहब को मैंने अपना ये कंसर्न जो है वो मैंने बता दिया कि जी ये मेरा कंसर्न है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इट्स अप टू यू कि अगर आप आना चाहें या ना आना चाहें। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी मुझे एक तो ये है कि मेरा नाम नहीं निकाला गया और ये अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई है। दूसरी मैंने उनको ये बात बताई कि मुझे तो एएसएफ ने दूसरा मुकदमा करवाया, तो मैं जुरिस्डिक्शन में था वहाँ पे एयरपोर्ट की और एएसएफ की। तो एएसएफ ने दूसरा मुकदमा करवाया, इसका मतलब है मैं उनकी हुदूद में था जब ही उन्होंने मेरे पे मुकदमा दर्ज करवाया। और एएसएफ कैसे अलाउ कर सकती है नामालूम अफराद को जो मुँह पे मास्क लगा के आए कि वो मेरे जैसे बंदे को उठा के प्राइवेट गाड़ी में डाल के ले जाए वहाँ से, जबकि मेरे पास ऑर्डर्स भी हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से और सेक्रेटरी का एक लेटर भी मौजूद है और यहाँ से मेरे पास अदालती ऑर्डर भी मौजूद है। तो ये ऐसा नहीं कर सकते थे। ये चीज़ मैंने जज साहब के सामने रखी कि जी एएसएफ इज़ इन्वॉल्व और वो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, पंजाब गवर्नमेंट का नहीं है। तो हम यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट की शिकायत लगाने या उनकी चीज़ें करने नहीं आए, वो हम वहाँ पे उनको इंशाल्लाह निपटेंगे। यहाँ पे जो हम चीज़ें लेकर आए हैं वो हमारी हैं सेक्रेटरी इंटीरियर से मुताल्लिक, उनको दी गई श्योरिटी से मुताल्लिक, और उनकी दी गई जो उन्होंने हमें और अदालत को श्योरिटी दी उससे मुताल्लिक, और अदालत को श्योरिटी दी उससे मुताल्लिक, और जो एएसएफ का कंडक्ट है जो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है उससे मुताल्लिक ये चीज़ें हम यहाँ पे लेकर आए हैं। अदालत को गुमराह किया गया, अदालत की जो है वो तौहीन की गई है। देखते ये है कि जजेस इसके ऊपर किस किस्म का रिएक्शन देते हैं। बहुत बड़ा डिटेल्ड ऑर्डर उन्होंने लिखवाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली पेशियों के अंदर गवर्नमेंट को इसका जवाब देना पड़ेगा। इमरान भाई, आज शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है कोट लखपत जेल में मुंतकिल कर दिया गया है, और क्या समझते हैं उनकी भी उसी तरह रिहाई मुमकिन हो सकती है जिस तरह कोट लखपत जेल में ये है कि वहाँ पे क्योंकि केसेस चल रहे हैं जो लाहौर में मुकदमात हैं 9 मई के हवाले से, और दहशतगर्दी के जो मुकदमात हैं वो 9 मई के वहाँ पे हैं। वहाँ पे जेल के अंदर समाअत होती है केसेस की। तो क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब को उन केसेस में इन्वॉल्व किया गया, लिहाजा इनको वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा और वहाँ पे अब जेल में उनकी समाअत होगी। मुलजिम का पेश होना वहाँ पे होना ज़रूरी है क्योंकि साइफर में तो वो निकल गए थे, लिहाजा उनको वहाँ शिफ्ट करना पड़ा। ये उनका टेक्निकल रीज़न है, लेकिन मुकदमे झूठे हैं। देखें, शाह साहब कराची में थे, उनके ऊपर 6 शहरों में मुकदमात हैं, तो ऐसे तो नहीं होता ना। इमरान साहब, आप हज पे जाना चाह रहे हैं, मुल्क इस्लामी जमहूरिया के यहाँ पे जाना देना चाहिए, लेकिन ये होता है कि ये कौन लोग हैं जो रोक देते हैं? इनके इतना डर खौफ बैठा हुआ है कि इमरान रियाज चला जाए बाहर तो ये हो जाएगा। एक तो ये सवाल, दूसरा एक जलसा होने जा रहा था। एक मिनट, आपका नाम क्या है? इमरान अम्मार। इमरान अम्मार, आपकी एजुकेशन कितनी है? मास कम्युनिकेशन। आपको अभी तक पता नहीं चला कौन लोग रोक रहे हैं? बताएं, आपको पता ही नहीं चला इमरान भाई? वो तो कौन रोक रहा है मुझे आप बताएं। आज आप मुझे बताएं कि कौन रोक रहा है, किसने रोका है? सर यही तो आपसे सुनना चाह रहे हैं। आप मुझे बताएं, आप मेरे से इसलिए सुनना चाह रहे हैं कि आप एक शरारत कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कौन रोक रहा है? सर शरारत नहीं कर रहे, सियासी जमात। किसका नाम लूँ? बोलो किसका नाम लूँ? कादिर फायदी साहब ने रोका है, बोले किसका नाम लूँ? शहबाज शरीफ के नाम से आप मुतमईन हो जाएंगे, नवाज शरीफ के नाम से मुतमईन हो जाएंगे, मरियम नवाज के, किसका सुनना चाहते हैं उसका ले लेता हूँ। बोले सर, सियासी जमात के हवाले से कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो। हिम्मत पैदा करो सच बोलने की और सच सुनने की। जी सर। सर ये बताइएगा कि इंसानी हकूक़ की पाकिस्तान के अंदर खिलाफवर्जियाँ अब मामूल बनता जा रहा है। जो एक कोई भी सियासी जमात है वो अपना जलसा कर सकती है, लेकिन एक ख़ास सियासी जमात जो जिसको पीटीआई कहा जाता है उसको जलसे की इजाज़त नहीं मिलती, हज पे लोगों को जाने की इजाज़त नहीं मिलती, उनको अपनी इजहार करने का मौका नहीं दिया जाता, उठा लिया जाता है। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की जाली रसाई नहीं हो रही है ना? देखिए, यूएन क्या कह रहा है आपको, यूएस कांग्रेस क्या कह रही है। हमारे मामलात में मुदाखलत तो किसी को नहीं करने देंगे, मैं उसके खिलाफ हूँ। लेकिन मामला ये है कि अगर हम अपना दुखड़ा पूरी दुनिया के सामने खुद रख रहे हैं, अपने कपड़ों पे खुद दाग लगा रहे हैं, तो क्या लोग बताएं भी ना? ये सब कुछ हमारा किया धरा है ना। आप कभी लोगों को मारते हैं, कभी औरतों को मारते हैं, औरतों को गिरफ्तार करते हैं, साल साल आप उनको छोड़ते नहीं हैं। कैंसर पेशेंट को आप रगड़ा दे रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में, ये कोई पहली दफ़ा ही हम देख रहे हैं। इससे पहले तो हमने ऐसी फस्तायत डिक्टेटरशिप दौर में देखी होगी, उसके अलावा तो हमने नहीं देखी। तो पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है और लगातार हो रही है। लेकिन ये पाकिस्तान के रियासती इदारों को और पाकिस्तान की रियासत को इसके बारे में सोचना चाहिए। हम तो खबरें देने वाले लोग हैं, हम तो चीज़ें बताएंगे जो हो रही हैं।
दूसरा सवाल सर ये था यानी जिन लोगों को लाकर मुसल्लत किया गया है उन्होंने गाड़ियों का खर्चा 4 गुना बढ़ा दिया है, उन्होंने लोन का खर्चा दुगना कर दिया है, वो मीडिया को धड़ाधड़ पैसा दे रहे हैं, अरबों रुपया बजट मंजूर हो रहे हैं ताकि मीडिया की आवाज़ बंद रखी जा सके। सोशल मीडिया का गला घोंटने के लिए कभी फायरवॉल ले लेते हैं अरबों रुपये की, कभी कुछ और करते हैं, कभी लोगों को उठा लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। यानी इन कॉस्मेटिक्स के साथ क्या इन लोगों को लाया गया था पाकिस्तान के हालात बेहतर करने के लिए? अगर आप इन लोग इतने अरसे के बाद अगर आपकी समझ इतनी है ना कि आपने इन लोगों के जरिए से पाकिस्तान को ठीक करना है, तो 2 साल में इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया, आपको बहुत मुबारक हो, ये पाकिस्तान का और बेड़ा गर्क कर देंगे। सर दूसरा सवाल ये था कि गुज़श्ता रोज़ अर्नब गोस्वामी मोदी का इंटरव्यू कर रहे थे और उन्होंने ये सवाल पूछा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत हो सकती है, तो उसके ऊपर मोदी का ये कहना था कि पाकिस्तान हमसे 47 में अलग हो गया था, अब वो जाने और उसका काम जाने, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ना इतना दिमाग है कि हम खपाएं। क्या पाकिस्तान इतना गैर अहम हो? देखें, हम इतने गैर अहम नहीं हैं, लेकिन हमारी हरकतें ऐसी हो गई हैं कि लोग अब हमारे बारे में ऐसी बातें ऐसे जुमले में सुना रहे हैं। क्या ये मोदी आज से 3 साल पहले ऐसी बात कर सकता था? उस वक्त तो ये जहाँ जाता था पाकिस्तान 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 बोलता था, नाम लेता था हमारा। उस वक्त तो इसको नींद नहीं आती थी पाकिस्तान का नाम लिए बगैर। ये क्या हो गया ऐसा 2-2.5 साल के अंदर कि वो हमें बेवकूफ़ समझ रहा है, या वो समझ रहा है कि हम लोग चीज़ ही कोई नहीं है? क्या हो गया पाकिस्तान को 2 साल? कुछ तो हुआ ना भाई, कोई तो ऐसी चीज़ है जो हमसे गलती हो गई है, या लोग हमारा दुश्मन भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो मामला सिर्फ इतना है कि 600 अरब डॉलर की इकॉनमी है उनकी और आपकी 6 अरब डॉलर मुश्किल से है, तो फ़र्क तो है ना भाई। सर, हुकूमत मुज़ाकरात की कमेटी बना रही है जिसमें खान साहब ने कहा हमारे नुमाइंदे भी शरीक होंगे, क्या समझते हैं? ये ऑपरेशन के मामले के ऊपर जो वो हो रही है ओवरऑल सर सियासी अदम इस्तेकाम जो है उसको कम करने के लिए, सियासी अदम इस्तेकाम कम एक ही तरीके से हो सकता है कि विक्टिमाइजेशन जो है वो ख़त्म की जाए। यानी जब आप लोगों को मारते हैं तो लोग रोते हैं, अगर आप नहीं मारेंगे तो नहीं रोएंगे। अगर इस्तेकाम पाकिस्तान में लेकर आना है तो बर्बरियत ख़त्म करनी पड़ेगी, जबर ख़त्म करना पड़ेगा, ये जो पाबंदियाँ इजहार राय पे ये ख़त्म करनी पड़ेंगी और मैंडेट का एहतराम करना पड़ेगा, तो इस्तेकाम सियासी तौर पे आएगा। थैंक यू। थैंक यू।